Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है ये पढ़ा था, साथ में हमने ये पढ़ा था कि उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, उसका हमने फॉर्मूला निकाला था और उस फॉर्मूले के रिजल्ट किस तरह से एक्सप्लेन किए जाते हैं ये भी हमने देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो बच्चों, मेरे पास यहां दो रेजिस्टेंसेस हैं। एक रेजिस्टेंस को मैं नाम देता हूं R1 और दूसरे रेजिस्टेंस को मैं कहता हूं R2। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस R1 के दो टर्मिनल्स हैं 1 एंड 2। इसी तरह से रेजिस्टेंस R2 के भी दो टर्मिनल हैं 1 एंड 2। मैं इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने के लिए फर्स्ट टर्मिनल को R2 रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल के साथ और सेकंड टर्मिनल को R2 रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल के साथ जोड़ता हूं और फिर इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट कर देता हूं। तो मैंने एक बैटरी ली जिसका ईएमएफ मुझे दिया हुआ है V। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। जैसे ही हम इस बैटरी को यहां कनेक्ट करते हैं, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होना स्टार्ट होती है और निगेटिव टर्मिनल के ऊपर ये वाइंड अप होती है। लेकिन बच्चों, हम देख सकते हैं जैसे जैसे ये करंट आगे बढ़ेगी, इस कॉमन पॉइंट के ऊपर आके और ये करंट दो पाथ में डिवाइड होगी। यहां पर दो पाथ अवेलेबल है, तो करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। हम यहां अज्यूम कर लें फर्स्ट रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट है I1 और सेकंड रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होने वाली करंट है I2। ये करंट वापस से इस सेकंड टर्मिनल के ऊपर जाके और मर्ज हो जाएगी और टोटल करंट हमें मिलेगी I। अब बच्चों, जैसा कि हम देख सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों रेजिस्टेंस के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो कॉमन होगा, लेकिन करंट जो है वो डिवाइड होगी। तो जब हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना स्टार्ट करेंगे, तो हम एक्सप्रेशन की शुरुआत करेंगे करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो दोनों रेजिस्टेंसेस में जो करंट फ्लो हो रही है उसका सम सर्किट में फ्लो होने वाले नेट करंट के इक्वल होगा। इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं ओम्स लॉ को अप्लाई करूं तो मैं I1 और I2 की वैल्यू को यहां कैलकुलेट कर सकता हूं। मान लीजिए I1 की वैल्यू, I1 इक्वल टू रेजिस्टेंस R1 में फ्लो होने वाली करंट है I1, R1 के अक्रॉस वोल्टेज है V और इसका रेजिस्टेंस है R1। तो I1 इक्वल टू हम लिखेंगे V अपॉन R1। इसी तरह से मैं वैल्यू लिख सकता हूं I2 की। I2 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2। इसे मैं कहता हूं इक्वेशन 2 और ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। अब अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस की जगह मैं एक अकेला रेजिस्टेंस यूज करूं जिसको मैं नाम देता हूं R इक्विवेलेंट, और इस रेजिस्टेंस को सेम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं। अगर मैं इसे सेम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं और इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट I है जो इस फर्स्ट सर्किट के अंदर फ्लो हो रही थी, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये R इक्विवेलेंट इन दोनों रेजिस्टेंसेस के इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। और इस कंडीशन में मैं इसमें फ्लो होने वाली करंट I की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। I इक्वल टू होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 1 में I1, I2 और इस I की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मेरे पास यहां वैल्यू आती है V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। हम दोनों तरफ से इस V की वैल्यू को कॉमन निकाल के और कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहां फॉर्मूला आया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये फॉर्मूला होगा जिससे हम
किन्हीं भी दो रेजिस्टेंसेस को अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को हम चेंज करके और इस तरह से भी लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इस फॉर्मेट को यूज करके क्वेश्चन को ज्यादा आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूलों से क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं यहां कुछ वैल्यूज अज्यूम करता हूं। मान लेता हूं R1 इक्वल टू है 1 ओम और R2 की जो मेरे पास वैल्यू है वो वैल्यू मैं मान लेता हूं 1000 ओम। अब अगर इस वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 इंटू 1000 अपॉन 1 प्लस 1000, तो मैं लिख सकता हूं 1000 अपॉन 1001 और ये वैल्यू बच्चों हो जाएगी 0.999 ओम। तो आप देख सकते हैं कि जब दो रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू छोटे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम होती है, लेकिन मैं यहां 0.999 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकता हूं 1 ओम के। तो अगर दो रेजिस्टेंसेस के बीच में वैल्यू का एक बड़ा डिफरेंस हो तो हम ये मान लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटे वाले रेजिस्टेंस के लगभग इक्वल होती है। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि जब हम दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में मर्ज करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम क्यों हो जाता है। इसको हम एक सिंपल फॉर्मूले से समझ सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है किसी वायर का रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है रो L बाय A, और हम ये देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले में क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप दो वायर्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इस करंट के फ्लो होने के लिए अवेलेबल होता है। तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया क्योंकि बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये लगभग छोटे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू के भी छोटा हो जाता है। तो आज के सेशन में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को डिराइव किया, साथ में हमने उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देखे। इसी तरह के कुछ और कंसेप्ट्स को लेके हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।